अब तक हम पढ़ चुके हैं कि ईश्वरी अमीर जमींदार का बेटा है और वीर जो है वह गरीब क्लर्क का बेटा है। वीर जो है हमेशा क्या है जमींदारों की निंदा क्या करता था और क्या कहता था कि वे लोग खून चूसने वाले जोक हैं। पर इस पर क्या है ईश्वरी कुछ नहीं कहता था, मतलब वह हंसकर उड़ा देता था क्योंकि उसे मालूम है उसका जो पक्ष है वह मतलब उसके पास उतने दलीलें मौजूद नहीं हुआ करती थी। अब दशहरे की छुट्टी जब आती है तो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और वीर जो है वही सोचता है कि उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वह हॉस्टल में रहकर ही अपनी पढ़ाई जो है पूरा करेगा। पर तब ईश्वरी जो है उसे न्योता देता है, को अपने घर चलने का न्योता देते हैं कि दोनों एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। अब दोनों काफ़ी गहरे दोस्त भी थे, इस पर वीर राजी हो जाता है और ईश्वरी यह भी कहता है कि मेरे घर जाकर वहाँ पर क्या है जमींदारों की निंदा मत करना, नहीं तो उन्हें बुरा लग जाएगा। तो इस प्रकार वे रवाना होते हैं। गाड़ी प्रयाग से प्रतापगढ़ की थी, गाड़ी रात के 9 बजे छूटने वाली थी। उन लोग शाम को ही कहाँ पहुँच जाते हैं, स्टेशन पहुँच जाते हैं और वहीं उन लोग क्या है रिफ्रेशमेंट रूम में भोजन भी खाते हैं। वहाँ पर ईश्वरी जो है उसे खानसाने में को अठन्नी टिप्स के तौर पर देते हैं और जो वीर को अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर, क्योंकि क्या है खानसामा जो है उन लोगों को पता चल जा रहा था कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन है। वेशभूषा में काफ़ी अंतर था और खानसामे लोग जो है हमेशा क्या है ईश्वरी को सलाम ठोक रहे थे, उसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे। जो भी बोलते थे ईश्वरी जो भी बोलते थे उनकी बातें मान रहे थे, पर वीर के कहने पर उन लोग क्या है मुंह मोड़ ले रहे थे। तो ये जो अंतर है उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो आगे हम पढ़ेंगे, पेज नंबर आप लोग 84 खोलेंगे। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। तो ट्रेन आते ही दोनों क्या करते हैं, ट्रेन पर चढ़ते हैं। खानसामे ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। अब खानसामे लोग देखो सामान लेकर आते हैं, ट्रेन पर चढ़ाते हैं, वे ईश्वरी को सलाम ठोकते हैं और वीर की तरफ तो देखते भी नहीं हैं। तो ये जो है उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वीर को अच्छा नहीं लगता। ईश्वरी ने कहा कितने तमीज़दार हैं ये सब। ईश्वरी क्या है इन खानसामों की काफ़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि कितने लोग देखो तमीज़दार हैं। एक हमारे नौकर है कि कोई काम करने का ढंग नहीं है। मैंने खट्टे मन से कहा इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो इससे ज़्यादा तमीज़दार हो जाए। तो वीर क्या कहता है, यदि तुम अपने नौकरों को भी ऐसे ही 8 आने रोज टिप्स दिया करो तो देखना इनसे भी ज़्यादा क्या करेंगे, ज़्यादा तमीज़दार हो जाएंगे। तो क्या तुम समझते हो ये सब केवल इनाम के लालच में इतना अदब करते हैं? तो ईश्वरी पूछता है तो क्या ये लोग इनाम के लिए इतना आगे पीछे घूमते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं, तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली, डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। ट्रेन कहाँ से चली, प्रयाग से, कहाँ जाकर रुकी, प्रतापगढ़। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला, मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है सेकंड क्लास। तो क्या है ट्रेन जब शुरू होते तो कंपार्टमेंट में सेकंड क्लास में कथानायक तो थे, ईश्वरी थे, कथानायक थे, इतने में और एक जन पैसेंजर जो है वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वे सीधा मना कर देते, कहते हैं ये सेकंड क्लास है। तो उन्हें नहीं मालूम था कि वहाँ पे और भी पैसेंजर सफ़र कर सकते हैं। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक भी यह इतना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। वीर को काफ़ी लज्जा आई क्योंकि उसे यह नहीं मालूम था कि सेकंड क्लास में और एक पैसेंजर सफ़र कर सकता है। तो सेकंड क्लास में क्या है ना 6 बर्थ होता है, तो यहाँ पे वे 2 थे और तीसरा और एक व्यक्ति आता है। भोर होते होते लोग मुरादाबाद पहुँचे। तो भोर होते ही वे लोग कहाँ पहुँचे, मुरादाबाद स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। तो वहाँ पर स्वागत करने के लिए काफ़ी लोग खड़े हुए थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगारों में हमारा लगेज उठाया। तो 2 भद्र पुरुष आए हुए थे, 5 बेगार आए थे।
तो वे बेगार लोगों ने क्या, उनका सामान उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, तो भद्र पुरुष में से एक मुसलमान था, उसका नाम था रियासत अली, और दूसरा एक ब्राह्मण था जिसका नाम था रामहरक। तो भद्र पुरुषों का नाम याद रखना, रियासत अली और रामहरक। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा। तो यह तो मतलब वे लोग क्या है, ईश्वरी को पहचानते थे, इन्हें तो नहीं पहचानते थे, इसीलिए क्या है, बहुत ही अपरिचित नेत्रों से देखा। मानो कह रहे हो, तुम दो कौवे होकर हंस के साथ कैसे। तो दोनों की वेशभूषा मैंने पहले ही कहा, चाल चलन सब कुछ दोनों में काफ़ी अंतर था। तो वे मन ही मन सोचते हैं, भाई कौवा होकर हंस की चाल तुम कैसे, मतलब ऐसे चलकर जमींदार के साथ कैसे, ऐसे गरीब होकर भी तुम जमींदार के साथ कैसे हो। क्योंकि यहाँ पे देखो, जमींदार का बेटा जो था वो काफ़ी गोरा चिट्टा था, दिखने में भी सुंदर था, और ये तो कैसा भी एक वस्त्र पहन के आ गया था। रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं। तो रियासत अली क्या है, ईश्वरी से पूछते हैं, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं। तब ईश्वरी उत्तर देता है, हाँ साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद में पड़ा हुआ हूँ, नहीं कब कल लखनऊ चला गया होता। अब कि मैं इसे घसीट लाया, इनके घर में कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिर तार तो अर्जेंट था, उसकी फीस 4 आने प्रति शब्द थी, पर यहाँ भी उसका जवाब भी इनकार हो ही गया। अब देखो, ईश्वरी कितना बड़ा चढ़ाकर अपने दोस्त के बारे में कहता है। वह कहता है कि इसी के कारण मेरा दोस्त जो है काफ़ी अमीर है, इसी के कारण क्या है, मैं लखनऊ में रह गया, नहीं तो मेरा पढ़ाई नहीं होता, अब तक मैं इलाहाबाद में ही पढ़ा हुआ होता। और क्या है, मैं ज़बरदस्ती से घसीट कर अपने साथ यहाँ लाया हूँ जिससे मेरी पढ़ाई अच्छी हो, नहीं तो उसके घर से कितने सारे टेलीग्राम आए, पर फिर भी जवाब मैंने उन्हें ना कर दिया। और अंत में जो अर्जेंट टेलीग्राम आया था वो देखो, उसका फीस तो 4 आने प्रति शब्द, उस समय 4 आने का बहुत ही मूल्य था। इसके बावजूद मैंने टेलीग्राम में क्या, ना ही इनकार कर दिया और उन्हें मैं ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आया। तो यहाँ पर क्या है, ईश्वरी जो है अपने दोस्त को नीचा नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वह उसकी बहुत बड़ाई करने लगता है कि वह काफ़ी क्या है, रईस खानदान से है। दोनों सज्जनों ने मेरी और चकित नेत्रों से देखा। दोनों सज्जन कौन कौन है यहाँ पे, रियासत अली और रामहरक, दोनों के दोनों क्या करते हैं, उसे चकित नेत्रों से देखते हैं। आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। रियासत अली ने अर्ध शंका के स्वर में कहा, लेकिन आप तो बड़े सादे लिबास में रहते हैं। तो रियासत अली कहते हैं, क्या कहते हैं, पर ये तो बहुत सीधे सादे लिबास में रहते हैं, मतलब अमीर लोगों का ठाट बाट जो है वो अलग होता है, पहनावा चाल चलन सब अलग होता है। तो इसीलिए वो कह बैठे कि मगर ये जो आपके साथ हैं, आपके दोस्त, वे काफ़ी सादे लिबास में हैं, एकदम सिंपल ड्रेस पहने हुए देखकर तो प्रतीत ही नहीं होता। तब ईश्वरी ने उनकी शंका दूर किया, निवारण किया। क्या कहते हैं, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब। तो वे क्या हैं, महात्मा गांधी के भक्त हैं, खद्दर के सिवा और कुछ नहीं पहनते हैं। तो वे महात्मा गांधी के भक्त होने के कारण वे खद्दर का वस्त्र के सिवाय और कुछ नहीं पहनते हैं। पुराने जितने भी सारे कपड़े हैं उन्होंने जला डाले हैं। यूं कहें कि राजा हैं। क्या कहते हैं, मेरा दोस्त जो है समझ लो राजा है, इतने रईस हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़कर आए हैं। तो वे कहते हैं, देखकर तो ऐसा लगता है मानो अनाथालय से लाए हैं ये इस अपने दोस्त को, पर क्या है, इन लोगों का सालाना 2.5 लाख रुपए तो सिर्फ रियासत के हिसाब से ही क्या है देते हैं। तो काफ़ी अमीर है, राजा का पुत्र है, इस प्रकार उसकी बहुत बड़ाई करने लगता है। और बड़ाई करने का कारण इसलिए है कि सभी उसे भी सम्मान दे, उसके इर्द गिर्द घूमे। रामहरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने को आता है। अब रामहरक भी कहता है, हाँ सच्ची में अमीर इतना रईस है, इतना अमीर है, पर कितना सिंपल रहता है, ऐसे तो देखने को ही नहीं मिलता, लाखों में एक है। कोई
भाप नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया तो रियासत का था, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपने महाराज चांगली को देखा होता तो वे उदाहरण के तौर पर महाराज चांगली के बारे में कहते हैं। नाम याद रखना, महाराज चांगली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो है MCQ क्वेश्चन आता है, स्पेलिंग ध्यान रखना। महाराज चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। तो महाराज चांगली के ऊपर एक उन्होंने छोटा सा कहानी बताया है। एक गाड़ी की मिर्जई और चमरौधा जूता पहने बाजार में घुमा करते थे। वे काफ़ी रईस थे, मगर क्या है बस एक गाउन जैसा पहन लेते थे और चमरौधा जूता पहनकर निकल पड़ते हैं। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्होंने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। तो वे जब पकड़े गए थे उन्होंने क्या है 10 लाख का, कोई किसी को पता नहीं चलेगा उनके पहनावे से कि इतने रईस हैं, और उन्होंने मगर क्या है 10 लाख रुपए खर्च करके क्या है कॉलेज बनवा दिया था। तो यहाँ पे महाराज चांगली का विषय जो है किसके लिए आया कि वे अमीर इतने थे पर पहनावा कैसा था, सिंपल रहते थे। उन्होंने क्या खुलवाया था, 10 लाख का खर्च करके कॉलेज खुलवाया था। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि यह सफ़ेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। तो सफ़ेद झूठ तो बोले जा रहे थे ईश्वरी, तो उस वक्त उन्हें बिल्कुल भी हास्यास्पद नहीं लग रहा था। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मन में उस कल्पित वैभव को समीपतर आता जाता था। तो ये जो बोल रहा था ईश्वरी, जिस प्रकार से उसकी तारीफ करते जा रहा था, वह भी क्या है हवा में उड़ते जा रहा था। अब वीर जो है हवा में उड़ने लगा। मैं शहसवार नहीं हूँ, हाँ लड़कपन में कई बार लट्टू घोड़े पर सवार हुआ हूँ। अब देखो घोड़े पर चढ़ना वीर को नहीं आता था। बचपन में क्या है लकड़ी का जो घोड़ा होता खिलौने के घोड़े पर चढ़ा है, मगर इस प्रकार घोड़े पर चढ़ना उसे नहीं आता था। यहाँ देखा तो कलाराम घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। अब क्या है घोड़ा तैयार था, उसे घोड़ा चलाना नहीं आता। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ पर बोटियां कांप रही थी। घोड़े पर सवार हो गया पर वह घबरा गया, पता नहीं वह कैसे चलेगा। मैंने चेहरे का शिकन न पड़ने दिया, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत तो यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़ों को तेज ना किया, वरना शायद मैं हाथ पांव तुड़वा कर लौटता। तो ईश्वरी ने घोड़ा चलाया, बहुत संभाल कर धीरे धीरे घोड़ा चलवाया, क्योंकि उसे मालूम था कि वीर पहली बार घोड़े पर चढ़ रहा है, कहीं गिर ना जाए। बहुत सावधानी से ईश्वरी घोड़ा चलाता है। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया कि यह कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था, किला था। तो इस प्रकार वे घर पहुंचते हैं। ईश्वरी का घर ना मानो किला था, इतना बड़ा घर था, देखते ही उनका सिर चकरा गया। इमाम बाड़े का सा फाटक था, गेट तो भी बहुत ही बड़ा था, इमाम बाड़ा के समान बहुत ही बड़ा ऊंचा गेट था। एंट्रेंस का जो गेट है, द्वार पर क्या है पहरेदार टहल रहे थे। नौकरों का कोई हिसाब ही नहीं था, इतने सारे नौकर चाकर। एक हाथी तक बंधा हुआ था, मतलब घर के द्वार पर एक हाथी भी बंधा हुआ था। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय करवाया, और फिर वे क्या करते हैं इनका वीर से, मतलब जो कथानायक है उसका परिचय अपने परिवार वालों से करवाते हैं। और उसी अतिशयोक्ति के साथ, मतलब उसी तरह बड़ा चढ़ाकर अपने दोस्त का परिचय देते हैं। ऐसी हवा बांधी की कुछ ना पूछिए, ऐसा बड़ा चढ़ाकर बताया कि पूछिए मत। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। नौकर चाकर तो सम्मान करने लगे ही थे, अब घर के जितने सदस्य हैं वे भी क्या करते हैं, कथानायक का सम्मान करने लगते हैं। देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को भी अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। तो गांव के सभी लोग क्या है, पुलिस कांस्टेबल तक सब हुजूर हुजूर कहकर इन्हें संबोधन करने लगे, और ये बात उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो।
तो वे कहते हैं भाई मेरा इज्जत इस प्रकार में, मतलब मेरा सम्मान तो को तुम क्यों पलित कर, मेरे को मेरा इतना मान सम्मान क्यों दे रहे हो, मुझे इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों कर रहे हो, बाद में जब पता चलेगा तो बात बहुत बिगड़ जाएगा। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको कहानी समझ में आया होगा। बाकी पोर्शन में आपको 4th पार्ट में पढ़ाऊंगी।